हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक ज़बरदस्त वैकेंसी आ गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब स्नातक है या फिर मास्टर डिग्री होल्डर हैं, दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। 550 वैकेंसीज हैं, टोटल 550 वैकेंसीज के लिए आज ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाता है तो सारे पॉइंट्स जो है ना बताने में, वीडियो में भी आसानी होती है, क्योंकि जब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है फिर बाद में डिटेल आता है, तो सबसे अच्छा यही रहता है एक बार में डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हो गई, हर चीज हर पॉइंट क्लियर कर सकते हैं वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होती है फॉर्म भरने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर होंगे, क्या एग्जाम में पूछने वाले हैं, मतलब कैसे सिलेक्शन होने वाला है, और जॉब लोकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी, एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ पे मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार, जो भी आप बोले, यानी पे अलाउंसेस सब कुछ भारत सरकार का मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तो आप नौकरी ले लेंगे, 2026 जनवरी से 8वां वेतन आयोग भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, लेकिन होने तो वाला है बहुत शॉर्टली। तो फिर तो सैलरी बहुत अच्छी और बढ़ने वाली है। देखिए, अलग अलग कैटेगरीज में है, लेकिन इसमें जनरलिस्ट वाली पोस्ट आप देखेंगे, टोटल तो 550 है, लेकिन ये जो जनरलिस्ट वाली पोस्ट है ना, इसमें कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कुल मिला के 550 है, फिर बाकी जो है ना स्पेशलाइजेशन वाले हैं। लेकिन ये वाली पोस्ट है, इसमें कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे। 193 टोटल वैकेंसीज है इसमें जनरलिस्ट में। तो बेसिकली मैं जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए सारी डिटेल कवर कर देती हूँ। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड भी हैं वो है एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है, बिजनेस एनालिस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट है, एओ है, अकाउंट स्पेशलिस्ट है, लीगल स्पेशलिस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है, रिस्क इंजीनियर्स है। तो देखिए, ये जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं, लीगल है तो लॉ वाले देख लें, अकाउंट्स है तो सीए है, आईसीडब्ल्यूए है, बीकॉम एमकॉम वाले देख लें, हेल्थ है तो हेल्थ वाले देख लें, आईटी है तो आईटी वाले देख लें, है ना। तो वो आप डिपेंड करता है, ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल वाले देख लें। मैं कवर कर देती हूँ जनरलिस्ट वाली डिटेल सारी, है ना। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और इसकी जो हेड ऑफिस तो मुंबई में है। newindia.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड अदर्स एंड स्पेशलिस्ट होगा। तो 550 कुल पद हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें जो है 550 ऑफिसर्स जो है। A leading public sector general insurance company invites application for recruitment of 550 officers in scale 1। तो स्केल 1 कैडर में जॉब मिलेगी, मतलब क्लास 1 ऑफिसर, ऑफिसर में भी क्लास 1 ऑफिसर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसमें जो जो खास चीजें वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 7 अगस्त से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, जब मैं वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल आज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी है, आज ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 7 अगस्त को शुरू हो चुकी है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 30 अगस्त 30 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम की डेट भी बिल्कुल फिक्स दे दी है, कोई टेंटेटिव वेंटेटिव का झमेला नहीं है, सीधे 14 सितंबर दे दिया, 14 सितंबर को, जिसे आप बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब प्रीलिम्स भी बोलते हैं ऐसा। फेज 2 होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्टिव भी पूछेंगे। फेज 1 में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, बट फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। देखिए, ऑफिसर वाले जितने भी पोस्ट है ना, सब में आपको डिस्क्रिप्टिव क्या इंग्लिश लिखना रहता है, कि आपको लिखना आता है कि नहीं, आप 10 लाइन लिख सकते क्या, मतलब बीइंग एन ऑफिसर यू शुड बी एबल टू राइट फ्यू सेंटेंसेस ना करेक्टली, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वगैरह, तो वो एक थोड़ा सा लिखने के लिए तो देंगे ही ऑफिसर वाली पोस्ट में। तो 29 अक्टूबर को उसका एग्जाम रहेगा। चलिए अभी बाकी डिटेल्स कवर करेंगे वन बाय वन, सिस्टमैटिकली हर चीज जो भी सीक्वेंस में आ रही है वो सब कवर करते जाते हैं। तो इसमें जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व कैटेगरी, ये सब कुछ दिया हुआ है। सब कैटेगरी में सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है जर्नलिस्ट में, है ना। अगर आप देखेंगे तो
अनरिजर्व में 78 सीट्स हैं और बाकी कैटेगरी में भी सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका सर्टिफिकेट रेडी नहीं रहता है डॉक्यूमेंट, तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले तो देखें, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो वो ऑल इंडिया लेवल पर जहां पर भी उसके ब्रांचेस रहते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी तो उसके मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं, हर स्टेट में लगभग ब्रांच रहता है, तो उसमें वो पहली पोस्टिंग वो अपने हिसाब से देते हैं, 5 साल कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो है ना वो ले सकते हैं, अपने प्रेफर्ड ऑप्शंस दे सकते हैं बाद में। आप प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये हर जॉब में प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल या फिर ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तो वो रहेगा 6 महीने का। अगर लगेगा उनको कि हाँ ट्रेनिंग पीरियड में परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो 1 साल प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा देंगे, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो एक गारंटी बॉन्ड भी मांग रहे हैं कि 4 साल मिनिमम आप यहाँ पे काम करेंगे, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। मतलब प्रोबेशन पीरियड के बाद आप फिर से काम करेंगे, 3 से 4 साल काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 1 साल का जो है ना, मतलब इतना आपको करना चाहिए, करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो। सैलरी इन्होंने बता रखी है कि 90,000 देंगे मेट्रो सिटी में, जैसे कि अगर मुंबई में हो गया या फिर कोई भी मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो 90,000 मिलेगा। और ये सैलरी रहेगी नहीं फाइनल, मैं आपको बता रही हूँ 2026 से सैलरी बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली। ये जो अभी 90,000 लिख रहे हैं आप, 8वां वेतन आयोग आने वाला है, 8 पे कमीशन, ये 1,20,000 हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके अलावा बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं आपको, ग्रेचुटी मिलता है, एलटीएस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारे आपको जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। चलिए अभी और चीजें देख लेते हैं। ग्रेजुएशन वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, परसेंटेज का इसमें है कि परसेंटेज तो मांग रहे हैं। जनरलिस्ट वाली जो पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ डेट इन्होंने रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 1 अगस्त 2025। तो कट ऑफ डेट रखने का मतलब इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। अब इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक इन्होंने कंडीशन रखा है 60% का, तो अगर ग्रेजुएशन है किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग कुछ भी चलेगा, मास कम्युनिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन 60% अगर है तो ठीक है। अगर नहीं है, मान लेते हैं ग्रेजुएशन में आप नहीं स्कोर कर पाए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कोर किया, आपने ग्रेजुएशन में सपोज मान लो आपने 50% ही स्कोर किया, 52% ही स्कोर किया है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कोर कर लिया आपने 65% सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई, मतलब कहने का मतलब है या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एक जगह पे 60% है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 5% की छूट दी गई, आप 55% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं सेम, या तो ग्रेजुएशन में 55% हो या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो, दोनों भी चलेगा, एक जगह पे होना चाहिए। स्पेशलिस्ट वाले जो क्वालिफिकेशन है वो देख लें, अभी मैंने पहले ही बताया था, अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो ऑब्वियसली BTech या फिर उसके हिसाब से, लॉ है तो लीगल है तो लॉ वाले, अकाउंटेंट है तो चार्टर अकाउंटेंट CA वगैरह ये लोग हैं, या MCOM MBA फाइनेंस ये सब भी कर सकते हैं। तो ऐसे सब स्पेशलिस्ट वाला आप प्लीज देख लें, क्योंकि अच्छा अभी एज की क्राइटेरिया देखेंगे और एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बताया, तो एज की क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं। परसेंटेज में ये बोल रहे हैं कि केयरफुल रहना, अगर आपने 59.99% से पास किया तो आप उसको 60% डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो 60% से लेस रहेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका बॉर्डर लाइन पे 60% नहीं टच कर पाया वो नहीं अप्लाई करें, उनकी फीस वेस्ट होगी। क्लियर लिख दिया है कि नहीं ट्रीट करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसको राउंड ऑफ करके तो मैं 60% बोल सकता हूँ, तो वो नहीं करेंगे, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन, तो वो लोग पैसा बर्बाद मत करें। जिनका बॉर्डर लाइन पे परसेंटेज है 60% एग्जैक्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा। एज की क्राइटेरिया ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, 30 ईयर्स ऑफिसर पोस्ट है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। 30 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए भी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रखी गई है। अगर बॉर्डर लाइन पे जब एज होती है समझ में नहीं आ रहा होता क्या है सही है नहीं है, तो आपको रेफरेंस के लिए 2 डेट दे दिया गया। इस डेट में कहीं पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित वर्ग से हैं, जनरल से हैं, इस डेट के बीच कहीं पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इन दोनों डेट पे भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है अनरिजर्व कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के, तो आप बिल्कुल
एज के हिसाब से एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं एज में रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेट्स को मिले। ये जो ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना, आधा पार्टीशन कर देते हैं और फिर आधा इस साइड लिख देते हैं, आधा उस साइड लिख देते हैं। तो जो वीडियो बनाने में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि डायरेक्ट पीडीएफ से बताऊं, क्योंकि कई जगह पे जो लोग वेबसाइट से बताते हैं ना, वेबसाइट में बहुत एरर कर देते हैं, वो टाइपिंग एरर होता है, बहुत सारी मिस्टेक होती है। इसलिए मैं डायरेक्ट पीडीएफ से बताती हूँ, जो विज्ञापन प्रकाशित होता है उससे सीधे बताती हूँ। उससे आपको भी पता रहता है कि इस पेज पे ये चीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे चेक करना है। तो ये जो ऐसे पार्टीशन कर देते हैं ना, आधा इधर लिख देते हैं, आधा इधर लिख देते हैं, इससे सर्च करने में बहुत तकलीफ होती है। एनीवेज, तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जैसे वहां 30 लिखा है तो आपके लिए एज की क्राइटेरिया हो जाएगी 21 से 35 साल। ओबीसी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिल रही है, सभी ओबीसी कैंडिडेट को नहीं मिल रही है। तो आपके लिए एज हो जाएगा 21 to 33 अगर आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चेक कर लेते हैं। महिलाओं के लिए कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई, बिल्कुल छूट नहीं है किसी भी तरीके की। चलिए फीस की डिटेल चेक करेंगे और उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल भी चेक करेंगे। फीस की डिटेल जैसे देख पा रही हूँ मैं, पेज नंबर 8 पे बता रहे हैं। तो SC/ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिर्फ 100 रुपीज है, जिसमें कि ऊपर से कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ 100 रुपीज। बाकी अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 850 रुपीज है। फुल एंड फाइनल 850 रुपए, इसके ऊपर कुछ नहीं देना है। महिला अभ्यर्थियों को, फीमेल कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना तो एज में और ना ही फीस में। तो आप जिस भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं, जिस कैटेगरी, जैसे SC फीमेल कैंडिडेट है तो 100 रुपया, जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो 850, ऐसे। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। सब प्रॉब्लम है, सब जगह आपको मिलेगा। देखिए महाराष्ट्र में भर भर के आपको जो है ना, मतलब सेंटर्स मिलेगा। अब कहीं से फॉर्म कम ही भरे जाते होंगे, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा कि इस जगह से कम फॉर्म होते हैं, कम स्टूडेंट होते हैं, तो वहां पे कम डालेंगे। वो अपना बराबर हिसाब से आपको सभी जगह पे, ये फेज 1 के लिए इतने सारे आपको मिल गए है ना। और आधा उधर लिखा होगा, ये ऐसे ही पार्टीशन करके लिख रहे हैं, आधा इस साइड लिख रहे हैं, आधा उस साइड लिख रहे हैं। ये देखिए, आधा इधर लिख दिया, आधा उधर लिख दिया। तो सब जगह पे है, मतलब ए से शुरू हुआ है, कैपिटल लेटर ए से, अल्फाबेटिकल लेटर ए से, सभी स्टेट में अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स बनाए गए हैं फेज 1 के लिए। फेज 2 में तो सभी सेलेक्ट होंगे नहीं, तो फेज 2 में सिलेक्टिव है, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारे आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो ये सेंटर्स की बात अगर आप चेक करना चाहेंगे तो पेज 9, 10 वगैरह को चेक कर लेना है। अब इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, वो तो उनको लगता है कि कोई अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो अच्छा है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। SC/ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को प्री एग्जाम ट्रेनिंग की कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम में बैठना है, कैसे आपको लॉग इन करना है, और सारा प्रोसेस आपको समझा देंगे। तो वो फ्री होता है, वो फॉर्म भरते समय आप वो ऑप्शन फिल कर सकते हैं। सबके लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन दिया हुआ पेज नंबर 10 पे, डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगी, आप न्यू रजिस्टर पहले करेंगे, उसके बाद होगा। अभी मैं ये एग्जाम का केवल देख रही हूँ सेक्शन, एग्जाम के लिए क्या बताया है, क्या क्या है। ये सब हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब पूरा पेज नंबर 12 पे वही चल रहा है। हाउ टू अप्लाई, कॉल लेटर आएगा, कैसे डाउनलोड करेंगे आप। अगर माल प्रैक्टिस कर कुछ गलत करेंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या पेनाल्टी रखी है, तो गलत करना ही नहीं है ना। ये सब इंस्ट्रक्शंस ही हैं अभी फिलहाल, और इसमें एग्जाम में क्या पूछेंगे वो चेक करते हैं। पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है कि पहले जो है ना, प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा इसमें, और 3 सेक्शन रहेंगे। ऑनलाइन होगा, और इसके बाद देख लेते, चेक कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे सेक्शनल रहेगा, मतलब सेक्शन वाइज रहेगा। आपको इंग्लिश इतने टाइम में खत्म करना, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब टोटल टाइम आपको 60 मिनट मिल रहा है, आप जब जितना टाइम जिस सेक्शन में लगाना चाहे ऐसा नहीं रहेगा। आपको इंग्लिश के लिए फिक्स 20 मिनट्स रहेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। वो आपको नेक्स्ट सेक्शन का पेपर दिखने लग जाएगा, ये इंग्लिश फिर नहीं दिखेगा उसके बाद।
फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे ही, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ ही रहेंगे। हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं पढ़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना दूसरा सेक्शन है, इसके बाद दूसरा पेज मेन एग्जाम का है। मेन एग्जाम में इन्होंने 200 मार्क्स रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और डिस्क्रिप्टिव के 30 मार्क्स रखे हैं। ऑब्जेक्टिव 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स मिलेगा। एंड इसमें जनरलिस्ट वाली मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपको रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। इंग्लिश वाला जो है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज तो सिर्फ इंग्लिश में दिखेगा, बाकी सब क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। और आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा, एक सेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर उसके क्वेश्चंस आपको दिखने बंद हो जाएंगे। पेनाल्टी बिल्कुल रहेगा, जहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है वहां पे पेनाल्टी रहती है। 1/4 मार्क्स कटेगा आपका, 1/4 मार्क्स माइनस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 4 गलत आंसर अगर आप करेंगे तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा है। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश का ऑफिसर पोस्ट के लिए इंग्लिश का थोड़ा जरूर टेस्ट लेते कि आप इंग्लिश कम से कम, ऑफिसर बन रहे हैं तो थोड़ा इंग्लिश आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। तो वो लेटर राइटिंग 10 मार्क्स करेगा और ऐसे आपका 20 मार्क्स करेगा। मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया, चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैंने विकिपीडिया से लिंक लिया है तो सही रहेगा। और इसी में आपको कहीं पे रिक्रूटमेंट सेक्शन लोकेट कर लेना, सबसे नीचे रहता है रिक्रूटमेंट, करियर आज का सबसे नीचे ऑप्शन देते हैं। ये देखें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे एंड ये रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक कर लेते हैं तो इस पे ही आपको मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट। तो जैसे रिक्रूटमेंट पे आपने क्लिक किया तो रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2025, ये एरो डाउन एरो दिखा रहे हैं, इस पे क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें पहले आप रजिस्टर करेंगे, न्यू रजिस्टर, और उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन करेंगे। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 550 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती 2025। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे विकिपीडिया से लिंक ले लेती हूँ, NIACL विकिपीडिया, बस इतना ही किया मैंने। न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विकिपीडिया पे आपको जाना है, एक लिंक का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए, डायरेक्ट भी लेना है तो ले सकते हैं न्यू इंडिया, वैसे विकिपीडिया से लेंगे तो सही रहेगा। विकिपीडिया पे चले आना, इस पे वेबसाइट का लिंक कहीं पे आपको मिलेगा। ये देखिए एक्सटर्नल लिंक में लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, ये लिंक यहाँ से आप ले लीजिए।